नमस्कार दोस्तों, बायजूस आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम 24 अगस्त 2020 के समाचार विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार के प्रमुख समाचारों की हम समीक्षा करेंगे और उनमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए जो भी प्रमुख प्रश्न होंगे वो आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। हम अपने फर्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, थिंकिंग थ्रू द नेपाल पॉलिसी। तो ये हमारा आर्टिकल नेपाल में पूर्व राजदूत रह चुके हैं भारत के, और भारत के विदेश सचिव भी रह चुके हैं श्याम शरण, उनके द्वारा लिखा गया है। तो हम कह सकते हैं विदेश नीति के मामले में ये एक काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। तो हम कह सकते हैं कि भारत और नेपाल के बीच में जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में एक सटीक राय श्याम शरण के द्वारा यहाँ पर दी गई है। भारत और नेपाल के बीच में अगर हम सीमा विवाद की बात करें तो हमने इसको कई आर्टिकल्स में डिस्कस किया है पहले। यहाँ पर हम देखें तो कुछ एक नया पर्सपेक्टिव, एक नए कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लाए गए, इसीलिए इस आर्टिकल को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिससे हम भारत नेपाल के वर्तमान जो संबंध है उनके परिप्रेक्ष्य में एक नई जानकारी ले सकें। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 15 अगस्त जो भारत में रिपब्लिक डे का पार्ट था, वहाँ पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के द्वारा प्रधानमंत्री से बात की गई। दोनों प्रधानमंत्रियों के द्वारा आपस में ये बात की गई है। तो माना जा रहा है कि दोनों के संबंधों में जो भी कमी आई है, कमजोरी आई है, खासतौर पे काला पानी क्षेत्र का जो विवाद है उसकी अगर हम बात करें, तो अगर हम INGMC की बात करें, इंडिया नेपाल जॉइंट मॉनिटरिंग कमेटी, इस कमेटी की बैठक के माध्यम से भारत की मदद से नेपाल में जो परियोजनाएं चल रही हैं उनको एक तरह से समीक्षा की गई है। तो ये कह सकते हैं एक अच्छा कदम है। तो ये भी माना जा रहा है कि वर्तमान में एक सही कदम के रूप में दोनों देशों के द्वारा इस बैठक को आयोजित किया गया, इस कमेटी की INGMC। ये दो आप कह सकते हैं ऐसे कदम हैं जो माना जा रहा है कि दोनों देशों के जो संबंध हैं उनमें आपस में जो समस्याएं आई हैं उन्हें दूर करने में भविष्य में काम आएंगे। इसी के साथ साथ दोनों देश के जो विदेश मंत्री हैं उनकी बैठकें भी अक्टूबर में प्रस्तावित हैं, और सामान्यतः जैसा कोविड-19 का प्रभाव है तो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हो सकती है। तो ये आने वाली जो अक्टूबर की कॉन्फ्रेंस है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि नेपाल की तरफ से जो भी यहाँ पर विवाद है उसको आगे बढ़ाने में जो उन्होंने काम किया है वो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक आधार पर ज़्यादा लिया जा रहा है, यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को बताते हुए वो हमेशा इस काला पानी क्षेत्र के विवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हम यहाँ पर एक मैप देखें तो मैप का हिस्सा आप देखें तो ये नेपाल और ये भारत का उत्तराखंड राज्य का पार्ट है, और ये 3 क्षेत्र हैं। अगर हम यहाँ पर लिपुलेख, काला पानी और लिम्पी याधुरा, इन तीनों क्षेत्रों को अगर मिला दें तो ये एक ट्राइंगल का पार्ट बनता है, और इसी ट्राइंगल यानी इसी तिकोने क्षेत्र को एक तरह से नेपाल अपने मैप में दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसने अपना नया मैप जारी किया है और वहाँ की जो संसद है उसने उस मैप को मंजूर भी किया है। तो उन्होंने पूर्ण रूप से ये प्रयास किया है कि वो इस ट्रायंगल क्षेत्र को वो अपने यहाँ दिखा पाएं। जबकि अगर हम भारत और नेपाल के बीच में संधि की बात करें तो भारत और नेपाल के बीच में जो भी सीमा का बंटवारा है 1816 की सुगौली संधि के माध्यम से होता है, और इस संधि के माध्यम से काला पानी के छेद से ही निकलती है नदी काली। तो काली नदी को एक तरह से दोनों देशों की सीमा मान लिया जाता है। अब काली नदी का जो उद्गम है वो नेपाल लिम्पी याधुरा के आसपास मानता है। तो अगर यहाँ से मान लिया जाएगा तो ये सारा इलाका नेपाल को मिलेगा। तो इस तरह की कुछ स्थितियां नेपाल के द्वारा बनाई जा रही हैं। तो नेपाल जो 1816 में डिसाइड किया गया था उससे एक तरह से पीछे हट रहा है, और नेपाल ऐतिहासिक आधार पर कुछ प्रमाण देने की कोशिश करता है। तो उन्हीं प्रमाणों को एक तरह से यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि वो प्रमाण बहुत सही नहीं है। भारत और नेपाल की सीमा अगर हम ब्रिटिश सर्वे में देखें तो वो हमेशा लिपू लेक जो दर्रा है उसके पूर्व में मानी गई है, यानी इस इलाके को एक तरह से सीमा माना गया नेपाल की। तो ब्रिटिश समय के भी जो भी मैप हैं या जो सर्वे किए गए उसमें भी लिपू लेक के जो पूर्व का कुछ हिस्सा है वहां से एक तरह से सीमा ली जाती है, और वर्तमान में यही एक तरह से सीमा का आधार भी है। लेकिन नेपाल इसको भी एक तरह से डिनाई करता है। 1969 में अगर हम देखें तो उस समय के जो नेपाल के प्रधानमंत्री थे कीर्ति निधि बिष्ट, उनके द्वारा यह कहा गया था कि नेपाली क्षेत्र में जो 17 गांव हैं जहां पर 1950 के दशक से भारतीय सेना के द्वारा एक तरह से निगरानी की जाती है, कारण चीन के द्वारा एक तरह से वहां पर जो भी आक्रामक गतिविधियां बढ़ाई गई थी उसके लिए। तो उनका एक तरह से मानना था कि 17 अलग अलग जो गांव हैं जो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है वहां से भारतीय सेनाओं को अब हट जाना चाहिए। तो ध्यान रखें जो 17 गांव हटने की बात 1969 में की गई थी, इसमें ना तो लिम्पी याधुरा का बात था ना तो काला पानी के बारे में कहा गया था। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में यही कहा गया है कि अगर नेपाल को लगता था कि लिम्पी याधुरा, काला पानी ये सारा क्षेत्र
उनके इलाके में आता है। तो 1969 में जब उन्होंने भारतीय सेना को उन इलाकों से हटने के लिए एक तरह से आग्रह किया था, तो उसमें इस आग्रह में उन क्षेत्रों को भी शामिल किया जाना चाहिए था। इसका मतलब है लिम्पियादुरा और जो काला पानी का क्षेत्र है, इसके ऊपर नेपाल कभी विवाद नहीं करता था। अगर हम 1969 में उनके प्रधानमंत्री के द्वारा जो आग्रह किया गया था, अगर उसको ध्यान दें, तो जिन क्षेत्रों की उन्होंने बात करी वहां से भारतीय सेनाएं हट गई, लेकिन उसमें कभी लिम्पियादुरा या काला पानी के क्षेत्र की बात नहीं थी। तो ये अपने आप ही सिद्ध हो जाता है कि 1969 में जब नेपाल ने इन इलाकों पर क्लेम नहीं किया, तो वो वर्तमान में इस तरह का क्लेम क्यों कर रहा है। अगर इन 17 गांव की अगर हम बात करें, तो ये 17 गांव यहां पर आपके गुमसा से लेकर एक लास्ट हिस्सा आपका है सेलूबास। तो ये 17 गांव हैं जहां से भारतीय सेनाओं को एक तरह से हटने के लिए 1969 में कहा गया था प्रधानमंत्री कीर्ति निधि बिष्ट के द्वारा। तो इसमें लिपुलेख काला पानी का क्षेत्र शामिल नहीं था। तो वर्तमान में नेपाल उसके ऊपर क्लेम किस तरह से कर सकता है। एक और अगर हम ऐतिहासिक बात करें, तो हिस्टोरिकल पार्ट पर नेपाल का ये कहना है, और आपने इस तरह का करंट अफेयर में या जब भी आप कोई जनरल नॉलेज की बुक्स पढ़ते हो तो आपने हमेशा पढ़ा हो, नेपाल कभी किसी का औपनिवेश नहीं रहा। जैसा भारत के ऊपर ब्रिटिश का एक तरह से नियंत्रण रहा है, तो नेपाल की तरफ से एक बयान आया और इसमें यह कहा गया कि नेपाल किसी तरह का स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है, भारत मनाता है। तो इसके जवाब में एक तरह से आर्टिकल में यह कहा गया है कि 1857 में जब पहला एक तरह से रिवॉल्ट हुआ था, भारतीय स्वतंत्रता के लिए चल रहा था पहला स्वतंत्रता संग्राम, तो उस विद्रोह को दबाने के लिए उस समय की जो नेपाल की सरकार थी वहां पर राजशाही थी, तो नेपाल की राजशाही ने ब्रिटिश सरकार की मदद करी थी। तो ब्रिटिश सरकार की हेल्प एक तरह से उन्होंने जो स्वतंत्रता आंदोलन है भारत का, उसको दबाने में की थी। और इसी के फलस्वरूप माना जाता है कि आगे चलकर 1861 में जो नेपाल और ब्रिटिश सरकार के बीच में एक संधि हुई, उस संधि में बहुत सारा तराई का जो इलाका है, देखिए जब हम तराई के इलाके की बात करते हैं तो ये एक तरह से भारत और नेपाल की सीमा है, यानी इंडिया और नेपाल का एक तरह से बॉर्डर है। और खास तौर पर अगर हम देखें तो बिहार और उत्तर प्रदेश की जो सीमा लगती है नेपाल से, वो इलाका तराई का प्रमुख क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र एक तरह से है, काफी घने जंगलों का इलाका भी है। तो तराई क्षेत्र का जो भाग है वो बड़े पैमाने पर नेपाल को दिया गया। तो 1861 में ब्रिटिश लोगों ने 1861 में ब्रिटिश सरकार ने जब तराई के क्षेत्रों को नेपाल को दिया, तो इसके बारे में नेपाल ने अभी तक कोई भी विरोध नहीं किया या कोई विवाद इस पर नहीं उठाया। 1861 में ब्रिटिश सरकार की तरफ से तराई का बड़ा इलाका नेपाल को दिया गया, तो भारत ने आज तक इसके ऊपर कोई क्लेम नहीं किया। जबकि अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल 1816 की जो सुगौली संधि है उसके खिलाफ एक तरह से जा रहा है। तो 1861 में जो तराई के इलाके उसको मिले, उसको भी नेपाल को एक तरह से वापस करने के लिए कहा जा सकता है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बस यही बात बताई गई है कि अगर ऐतिहासिक आधार पर देखें तो ऐसे बहुत से प्रमाण हैं जहां पर भारत भी नेपाल के कई क्षेत्रों को क्लेम कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। क्योंकि ध्यान रखें, अगर हम दूसरे विश्व युद्ध के बाद देखें 1945 के बाद, तो वैश्विक स्तर पर जो सीमांकन है उसमें बड़े परिवर्तन आए। अगर हम ऐतिहासिक आधार पर देखें, अगर हम भारत की बात करें तो हम अशोक महान के समय की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा इलाका दक्षिण एशिया का भारत में आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो वर्तमान जो भी नियंत्रित इलाके हैं उन पर एक तरह से जो भी आपस में बैठकर बात हो सकती है वो आगे होनी चाहिए। ऐतिहासिक आधार पर अगर क्लेम किया जाएगा तो भारत दक्षिण एशिया के बहुत से देशों में बहुत बड़े इलाकों पर क्लेम कर सकता है। तो ये एक तरह से आधार नहीं हो सकता है जैसा नेपाल के द्वारा क्लेम किया गया है। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर भारत नेपाल के जो संबंध हैं उनको अगर एक तरह से मजबूत करना है तो लोगों के बीच में जो संबंध है उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो लोगों के बीच में जो संबंध है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, आप सभी जानते हैं। और प्रधानमंत्री ने कई बार इसको एक तरह से अपने बयानों में भी बताया है कि भारत और नेपाल के बीच में जो संबंध है वो रोटी और बेटी का संबंध है। जब रोटी की बात करते हैं तो रोजगार के लिए बड़ी संख्या में नेपाली नागरिक भारत पर निर्भर करते हैं, और बेटी की बात करें तो भारत और नेपाल के जो सीमावर्ती क्षेत्र में परिवार रहते हैं, बिहार उत्तर प्रदेश की बात करें या नेपाल के जो सीमावर्ती राज्य हैं, उनके बीच में आपस में वैवाहिक संबंध है। तो हमारे जो संबंध है वो इस तरह से काफ़ी मजबूत है। तो ये जो संबंध है वो आधार हो सकता है भारत और नेपाल के बीच में जो भी काला पानी के क्षेत्र में विवाद चल रहा है उसको हल करने के लिए।
अगर यहाँ पर कोई तीसरा देश, खासतौर पे चीन जिस तरह से दखल देने की कोशिश कर रहा है, अगर चीन का प्रभाव भारत नेपाल के संबंधों में जो भी कमजोरी आई है उसको दूर करने में होगा, तो ये संबंध और खराब होंगे। तो हम दो देशों के बीच में संबंध बायलैटरल, द्विपक्षीय हैं, तो उसी आधार पर हल करना चाहते हैं। और अगर ऐसा होगा तो भारत नेपाल जो भी अपनी समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए प्रयास भी करेंगे और उसमें सफल भी होंगे, लेकिन किसी तीसरे पक्ष का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं होना चाहिए। भारत सरकार पहला काम ये कर सकती है कि जो भी नेपाल सरकार की तरफ से क्षेत्रीय क्लेम किया जा रहा है, जो जो उन्होंने एक ट्रायंगुलर इलाके को अपने मैप में दिखाया है, अगर हम इस क्षेत्र की बात करें, लिम्पी यादुरा, कालापानी और साथ में लिपू लेक का जो इलाका है, इसको भारत सरकार को कठोरता से विरोध करना चाहिए। और दूसरे पार्ट पर भारत और नेपाल के बीच में लोगों यानी जनसंख्या के बीच में आपस में जो संबंध है, दोनों देश की जो सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक संबंध है, उनको आधार बनना चाहिए। क्योंकि अगर लोग इसके बारे में एक तरह से नेपाल सरकार पर दबाव डालेंगे तो किसी भी तरह का एक विवाद आगे नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं नेपाल में एक राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काकर वर्तमान नेपाल सरकार ने इस विवाद को आगे बढ़ाया है। तो भारत और नेपाल के जो नागरिक हैं उनके बीच में जो संबंध है उसको भारत सरकार को आगे बढ़ाना चाहिए, और जो क्षेत्रीय क्लेम नेपाल ने किया उसको हमें अस्वीकार करना चाहिए। यही आधार हो सकता है भारत और नेपाल के बीच में जो भी सीमा विवाद है उसको हल करने के लिए। इसी हमारी चर्चा के आधार पर हम मेंस का क्वेश्चन यहां पर आपको दे रहे हैं, जिससे आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। भारत नेपाल के बीच में वर्तमान विवाद तात्कालिक स्थितियों के द्वारा ही हल हो सकते हैं। तो देखिए, कहा यह जा रहा है कि वर्तमान स्थितियां हैं उनके अनुसार होगा, यानी हमें हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक आधार पर किसी भी तरह का हल या जो विवाद है उसके बारे में बात नहीं करनी है। तो यहाँ पर अब 1816 की सुगौली संधि, 1861 में जो ब्रिटिश सरकार की तरफ से तराई क्षेत्र दिए गए, तो या 1857 के विद्रोह में नेपाल की जो राजशाही है उसने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, तो ये सारे आप विवाद बता सकते हैं। और साथ में बता सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार के जो सर्वे हैं वो हमेशा लिपू लेक के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां से सीमा को एक तरह से मानते थे। तो उस आधार पर भी देखें तो भारत नेपाल की सीमा में ये जो त्रिकोण इलाका है, ट्रायंगल इलाका है, वो भारत की सीमा में आता है, ना कि नेपाल में। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आप बताएं कि कहां कहां पर नेपाल के द्वारा जो बातें कही गई हैं वो विरोधाभासी हैं, तो वहां आप बता सकते हैं कि भारत का भी पक्ष मजबूत है। और लास्ट में आधा आंसर आपका इस तरह से रहेगा, और लास्ट में आप 2-3 पैराग्राफ में ये बता सकते हैं कि वर्तमान स्थितियों में किस तरह सुधार किए जा सकते हैं। तो पहला आप बता सकते हैं भारत के द्वारा जो नेपाल में विकास की गतिविधियां की जा रही हैं उनको तेजी से आगे बढ़ाया जाए। भारत नेपाल के नागरिकों के जो संबंध है, रोटी बेटी का जो संबंध है, उसको आप बता सकते हैं। और साथ साथ तीसरे पक्ष यानी चीन जैसे देश का प्रभाव यहां पर ना पड़े, वो दोनों देशों को देखना पड़ेगा। तो अगर द्विपक्षीय मामला आपस में बैठकर हल करने के लिए प्रयास किया जाएगा तो वो हल हो सकता है। तो तात्कालिक स्थितियों में आप प्रभाव की जो बात करें तो यहां पर हम चीन के प्रभाव की बात कर रहे हैं, तो आपको यहां मेंशन करना पड़ेगा कि भारत नेपाल के संबंध मजबूत तभी हो पाएंगे जब चीन या किसी तीसरे पक्ष का इस पर प्रभाव न पड़े। तो द्विपक्षीय मामला अगर त्रिपक्षीय होगा तो संबंधों में खटास आएगी और संबंध सही नहीं हो पाएंगे। साथ में आप बता सकते हैं कि 17 अगस्त को जो भी एक मॉनिटरिंग कमेटी जो बनाई गई है उसकी बैठक हुई है, और अक्टूबर में प्रस्तावित एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। तो ये सब एक तरीके हैं जिनके माध्यम से जो भी विवाद है उनको हल करने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। तो तात्कालिक स्थितियां वो समस्या को एक तरह से हल भी करेंगी, और तात्कालिक स्थितियां समस्या को बढ़ा भी रही हैं। तो जो समस्या को बढ़ा रही हैं, जिसमें प्रमुख फैक्टर चीन को आप दिखाएंगे, उसको हटाकर वर्तमान स्थितियों में हम आगे बढ़ सकते हैं, जो हमारे पिछले संबंध हैं उनको आधार बनाकर। तो इस तरह से आंसर को आप लास्ट में एक निष्कर्ष दे सकते हैं कि दोनों देशों के नागरिकों के जो संबंध है वो संबंध सुधारने में प्रमुख आधार बन सकते हैं। इस आधार पर आप इस आंसर को लिखने का प्रयास कीजिएगा। एक दूसरा आर्टिकल हम देखते हैं, मोर एविडेंस ऑफ इंडियाज फूड इनसिक्योरिटी। इस आर्टिकल की अगर हम बात करें तो भारत में खाद्य असुरक्षा से संबंधित है, और सोशल इश्यूज में इसको आप ले सकते हैं। अगर हम वैश्विक स्तर पर खाद्य असुरक्षा की बात करें तो खाद्य असुरक्षा को लेकर जो भी बड़े अनुसंधान किए जाते हैं, रिसर्च किए जाते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड, SOFI। तो ये जो एस्टिमेट या आकलन प्रस्तुत करता है, ये खाद्य सुरक्षा को लेकर जो वैश्विक स्तर पर समस्याएं हैं या किसी देश में समस्या बन सकती है, उसके बारे में एक तरह से सबसे सटीक माना जाता है। तो अगर हम SOFI का एक आंकड़ा देखें तो उनका आंकड़ा यह कहता है कि वर्तमान में भारत में सबसे अधिक खाद्य असुरक्षा से एक तरह से लोग पीड़ित हैं, यानी फूड इनसिक्योरिटी सबसे ज़्यादा भारत में आबादी में है। तो वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा जो खाद्य असुरक्षित जनसंख्या का हिस्सा है वो भारत में है, और ये
काफ़ी आप कह सकते हैं खराब आंकड़े वर्तमान स्थितियों में आप मान सकते हैं। और अगर हम 2014 से 2019 की बात करें तो ये जो 5 साल का समय है, इसमें भारत में खाद्य असुरक्षित जो आबादी है उसमें 3.8% की बढ़ोतरी हुई है। और अगर हम संख्या के हिसाब से देखें तो 6.2 करोड़ लोगों में वृद्धि हुई है जो खाद्य असुरक्षित हैं। यानी खाद्य असुरक्षा का जो परसेंटेज है, और अगर हम संख्या की बात करें तो ये भारत की जनसंख्या में पिछले 5 वर्ष, अगर हम 2014 से 19 की बात करें तो उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो ये काफ़ी एक खतरनाक और कह सकते हैं काफ़ी आश्चर्यजनक आंकड़े हैं कि हम आर्थिक रूप से जिस हिसाब से विकास कर रहे हैं, एक नई भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए बात कर रहे हैं, तो अगर खाद्य सुरक्षा की भावना यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है तो ये एक चिंताजनक स्थिति कहीं ना कहीं सरकार के लिए बनती है। अगर हम एसओएफआई की खाद्य सुरक्षा का जो सर्वे है उसके बारे में देखें तो वो दो पैमाने या दो एक तरह से कह सकते हैं प्रमुख सर्वे करते हैं। एक कहलाता है पीओयू, इसको बोलते हैं प्रेवलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट, यानी कुपोषण की अधिकता, यानी जितना नरिशमेंट चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, अगर ऐसा बढ़ता है तो ये पहला स्केल है पीओयू। और दूसरा होता है प्रेवलेंस ऑफ मॉडरेट एंड सेवियर फूड इनसिक्योरिटी, मध्यम तथा तीव्र खाद्य असुरक्षा की अधिकता, यानी मध्यम स्तर पर और अत्यधिक एक तरह से खाद्य असुरक्षा जो बढ़ती है या अधिकता में जा रही है उसके बारे में एक सर्वे किया जाता है, ये पीएमएफएसआई कहलाता है। इन दोनों के आधार पर खाद्य असुरक्षा के जो आंकड़े हैं वो एसओएफआई के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो पीओयू और पीएमएफएसआई इनको स्वीकार किया जाता है कि ये सबसे सही तरीका है अगर किसी देश में आपको खाद्य सुरक्षा के आंकड़े देखने हैं। तो खाद्य असुरक्षित जो लोग हैं उनके बारे में पता करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अगर आपको मालूम है कि कितने लोग खाद्य असुरक्षित हैं तो जो बचे हुए हैं वो खाद्य सुरक्षित हो जाएंगे। तो ये इन दोनों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया जाता है। 2015 से अगर हम 2030 की बात करें तो ये जो समय काल है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिनको सतत विकास लक्ष्य कहा जाता है, ये विश्व के अलग अलग देशों के लिए अचीव करने के लिए लक्ष्य रखे गए हैं। यानी अगर सतत विकास करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण को नुकसान ना हो और आने वाली जनरेशन के लिए भी विकास की संभावनाएं बनी रहें, तो एसडीजी में आप जानते हैं 17 अलग अलग प्रकार के लक्ष्य हैं। तो जो हमारा दूसरा लक्ष्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 हैं, तो दूसरे लक्ष्य में कहा गया है कि भुखमरी और खाद्य असुरक्षा इसको एक तरह से दूर करना है 2030 तक। तो उस कड़ी में कहीं ना कहीं ये जो दो प्रमुख आंकड़े हैं इनके आधार पर कोई भी देश देख सकता है कि वहां पर खाद्य असुरक्षा की स्थिति कैसी है। अगर हम पहले वाले की बात करें, यानी फर्स्ट हमारा क्या था, प्रेवलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट यानी कुपोषण की अधिकता। अगर हम पीओयू की बात करें यानी प्रेवलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट, कुपोषण की अधिकता, तो यहाँ पर आप देखें दो आंकड़े लिए जाते हैं किसी भी देश के द्वारा, वहाँ पर जो भी खपत होती है खाने पीने के सामान की उसके जो आंकड़े होते हैं तो इसे हम कंजम्पशन फिगर्स बोलते हैं। और दूसरा खाद्य संतुलन आंकड़ा यानी फूड बैलेंस। देखिए जब हम फूड बैलेंस की बात करते हैं तो प्रोटीन, कैलोरी का पार्ट है, विटामिन का पार्ट है, ये कितने संतुलित मात्रा में किसी व्यक्ति को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो वो भी आवश्यक होता है। तो इन दोनों आंकड़ों के आधार पर पीओयू का फिगर है वो एक तरह से निकाला जाता है। अब पीओयू के बारे में एक समस्या ये है कि दुनिया के जो विभिन्न देश हैं वहां पर राष्ट्रीय जो खपत के आंकड़े हैं वो बहुत सटीक नहीं होते और बहुत जल्दी जल्दी उपलब्ध नहीं होते हैं। अगर हम भारत में देखें तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एनएसएसओ, इसके द्वारा राष्ट्रीय खपत के जो आंकड़े हैं वो जारी किए जाते हैं और इन खपत के आंकड़ों को अभी 2017-18 के लिए भी जारी नहीं किया गया है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं 2020 चल रहा है और अभी 17-18 के खपत के आंकड़े नहीं आए हैं, तो हम अनुमान कैसे लगाएंगे कि खाद्य सुरक्षा के बारे में स्थिति कैसी है। तो भारत के आंकड़े जो खपत के नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं अनुमान करने में बहुत ज़्यादा समस्याएं भारत में आती हैं। अगर हम पीएमएसएफआई की बात करें तो वार्षिक आधार पर इसको जारी किया जाता है और इसको एक तरह से निकालने के लिए एक इंडेक्स यूज़ किया जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये कहलाता है आपका फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस स्केल, यानी कोई भी व्यक्ति है वो खाद्य असुरक्षा को कितना महसूस करता है और कोई व्यक्ति खाद्य असुरक्षा को कितना महसूस करता है इसके लिए देखा जाता है कि उसे खाने की कमी तो नहीं है, जितनी आवश्यकता उतना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। भोजन में अंतराल का मतलब जैसे ब्रेकफास्ट है या लंच का पार्ट है या इवनिंग में जो स्नैक्स हैं डिनर, तो अगर हम 4 अलग अलग समय की बात करें तो इसमें से किस किस समय में वो खाना खा रहा है, ऐसा तो नहीं है केवल उसे लंच और डिनर मिल रहा है, ब्रेकफास्ट और
जो इवनिंग का स्नैक है वो आपको नहीं मिल पा रहा है, या मान लीजिए कि दिन में एक बार खाना आपको मिल रहा है। तो अगर इस तरह का भोजन में अंतराल आप में आता है और डाइट में परिवर्तन, मान लीजिए आप ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां पर आपको प्रोटीन, कैलोरी, विटामिन पर्याप्त नहीं मिल रहा है, तो किसी भी जगह पर जो संसाधन है उसके अनुसार आपकी डाइट में अगर परिवर्तन हो रहा है तो वो आपको खाद्य रूप में असुरक्षित करता है। तो ये कहलाता है फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस स्केल, और वैश्विक स्तर पर दुनिया के ज्यादातर देशों में इसको उपयोग किया जाता है और ये काफी सटीक माना जाता है अगर हम पीओयू से तुलना करें। और इसको डेवलप करने का काम किया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा। तो एफएओ के द्वारा इसको विकसित किया गया है और वैश्विक स्तर पर ज्यादातर देशों के द्वारा इसको एक तरह से लागू किया जाता है। किसी भी देश के पार्ट पर आप देखें तो कहीं पर भी अगर आंकड़ा ये देखना है कि खाद्य असुरक्षा कितने स्तर पर एक तरह से है, तो इसके बारे में कहीं ना कहीं अनुमान लगाने के लिए एक सर्वे करने की आवश्यकता है। जो भी आपका सर्वे है जिसमें एक तरह से आंकड़ा किसका लिया जाता है, भोजन की कमी, अगर आप कोई मील को बीच में छोड़ रहे हैं या मील आप पूरी नहीं ले पा रहे हैं जितनी भी आपको चार आवश्यकता होती हैं, और जो आपकी डाइट में चेंज आ रहा है जिससे आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तो ये सारा करने के लिए हमें यूज करना होता है फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस स्केल, FIES। तो FIES के आधार पर जो सर्वे है वो FAO के द्वारा कराया जाता है और ये करने का काम करता है कौन, गैलप। और गैलप के द्वारा ये जो सर्वे किया जाता है उसमें खाद्य असुरक्षा को लेकर लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन पूछे जाने का जो सर्वे है वो FIES कहलाता है। तो आप ध्यान रखें FAO की तरफ से FIES का जो सर्वे कराया जाता है वो एक तरह से कहलाता है FAO गैलप वर्ल्ड पोल। तो FAO GWP सर्वे दुनिया के लगभग 140 देशों में कराया जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि भारत में भी ये सर्वे कराया जाता है। भारत सरकार की तरफ से इस सर्वे के जो आंकड़े हैं उनको जारी करने की अनुमति नहीं दी जाती है। यह जो सर्वे होता है ये दक्षिण एशिया में भी किया जाता है। तो दक्षिण एशिया के जितने देश हैं उनका सर्वे किया जाता है और पूरे दक्षिण एशिया का आंकड़ा भी निकलता है। तो जैसे मान लीजिए पूरे दक्षिण एशिया में खाद्य सुरक्षा मान लेते हैं कि खाद्य असुरक्षित लोग कितने हैं, 37%। और दक्षिण एशिया के जितने देश हैं उनमें अगर हम देखें तो खाद्य सुरक्षा की स्थिति मान लीजिए जहां पर आंकड़े निकाले गए हैं और जारी किए गए हैं वो मान लीजिए कितनी है, 20%। तो ये पूरे दक्षिण एशिया का है और ये केवल उन देशों का जिनके आंकड़े जारी किए गए हैं। तो अगर हम 37 में से इसको घटा दें तो भारत का आंकड़ा भी आ जाएगा, क्योंकि दक्षिण एशिया के आंकड़े में भारत का आंकड़ा भी शामिल है। इसीलिए भारत में खाद्य असुरक्षा के आंकड़े निकालने के लिए दक्षिण एशिया के आंकड़े में से भारत को छोड़कर जो दक्षिण एशिया का आंकड़ा है उसको अलग कर दिया जाता है। तो भारत के आंकड़े का अनुमान एक तरह से मिल जाता है और इसी अनुमान के आधार पर अगर हम देखें तो माना जा रहा है कि भारत की आबादी में लगभग 27.8% आबादी ऐसी है जो मॉडरेट यानी मध्यम या सीवियर यानी अत्यधिक रूप में खाद्य असुरक्षा से ग्रसित है। और ये 2014-16 के लिए सर्वे कह रहा है। अगर यही अनुपात देखें तो 2017-19 में बढ़कर हो गया 31.6। तो आंकड़ा आप देखें 27.8% से बढ़कर पहुंच गया है कहां पर, 31.6%। अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के आंकड़े अगर हम देखें तो 42.65 करोड़ लोग खाद्य असुरक्षा से ग्रसित हैं 2014-16 में, और ये बढ़कर 2017-19 में हो गया है 48.86 करोड़। तो लगभग 6 करोड़ की वृद्धि हुई है। ये हमने जो यहां पर आंकड़े लिए हुए थे उन्हीं आंकड़ों को एक तरह से यहां पर आप देख सकते हैं। अगर हम 2017-19 की बात करें तो विश्व में जितने भी खाद्य असुरक्षित लोग हैं उनकी 22% आबादी कहां पर रह रही है, भारत में। तो ये प्री के लिए आपका एक पॉइंट है, ध्यान रखें कि भारत में जो खाद्य असुरक्षित लोग हैं वो दुनिया की कुल आबादी का 22% है। यानी दुनिया में अगर 100 लोग खाद्य असुरक्षित हैं तो 22 लोग कहां पर रह रहे हैं, भारत में। और ये काफी खतरनाक आंकड़े अगर हम भारत की बात करें। अगर हम दक्षिण एशिया की बात करें तो PMFSI में जो आंकड़े निकले हैं उन आंकड़ों के अनुसार दक्षिण एशिया में जो खाद्य सुरक्षा की स्थिति है उसमें कमी आई है 0.5% की। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में खाद्य सुरक्षा में एक तरह से वृद्धि हुई है, कितना, 3.7%। तो ये आंकड़े एक तरह से आप कह सकते हैं खतरनाक है कि दक्षिण एशिया में तो कमी आई है लेकिन भारत में खाद्य सुरक्षा बढ़ी है। तो इसको कहीं ना कहीं सरकार को देखने की आवश्यकता है। इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि NSSO की तरफ से जो कंजम्पशन का सर्वे है वो सही से अभी आंकड़े जारी नहीं किए गए। जब तक वो आंकड़े नहीं आएंगे सटीक रूप में भारत में खाद्य सुरक्षा की जो स्थिति है उसके बारे में अनुमान लगा पाना उतना आसान नहीं है।
अगर हम वर्तमान में देखें तो हमारे यहाँ खाद्य असुरक्षा की स्थिति काफी गंभीर है, क्योंकि दुनिया का 22% खाद्य असुरक्षित व्यक्ति भारत में है। तो इसके लिए प्रमुख रूप से अगर हम उत्तरदायी कारक को देखें तो सबसे बड़ा जो कारक एक तरह से बनता है कि हमारा जो कृषि क्षेत्र है, जिस पर हमारी आबादी का 45% से ज्यादा हिस्सा निर्भर करता है, वहां स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। तो इस कारण से कहीं ना कहीं लोगों में खाद्य सुरक्षा की स्थिति बनती है, क्योंकि कृषि से उन्हें उतनी आमदनी नहीं मिलती है कि वह अपने आप को खाद्य रूप में सुरक्षित कर सकें। इसी के साथ साथ वैश्विक स्तर पर जो वर्तमान आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, तो निवेश में कमी आ रही है। निवेश में अगर कमी आ रही है तो हमारे संसाधन सही से उपयोग नहीं हो रहे और रोजगार में भी कमी आती जा रही है। तो निवेश में कमी ये एक तरह से परिवर्तित हो रही है भारत में रोजगार में कमी, और रोजगार में अगर कमी होती है तो लोगों की जो आय है उसमें कमी आती है। आय में कमी होने का मतलब है फूड इनसिक्योरिटी, खाद्य असुरक्षा और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये आपस में इंटर रिलेटेड है, तो इसे एक तरह से समझने की आवश्यकता है। हमने अभी जो आंकड़े डिस्कस किए, जिसमें हम देख रहे हैं कि एक तरह से जो खाद्य सुरक्षा की स्थिति भारत में बढ़ती प्रतीत हो रही है, तो उसके बड़े कारण है कृषि क्षेत्र में समस्याएं। इसी के साथ साथ निवेश में कमी, संसाधन का अच्छा उपयोग नहीं हो पा रहा है, तो उस कारण से रोजगार उतने सृजन नहीं हो रहे, रोजगार उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, तो लोगों की आमदनी में कमी आ रही है और ये खाद्य असुरक्षा को एक तरह से बढ़ा रहा है। तो कहीं ना कहीं खाद्य असुरक्षा की स्थिति बढ़ने के लिए अगर हमने जो आंकड़े अभी देखे हैं, तो वो एक ऐसा समय था, आप सभी जानते हैं कि 2016 में भारत में नोटबंदी, उसी के साथ साथ 2017 में भारत में जीएसटी। तो माना जाता है कि आर्थिक रूप में कुछ एक तरह से जो गतिविधियां हैं उस पर थोड़ा प्रभाव पड़ा, और ये भी एक बड़े कारण के रूप में देखा जाता है, खाद्य असुरक्षा बढ़ी। वर्तमान में कोविड-19 का जो प्रभाव दिख रहा है दुनिया की अर्थव्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था में, तो इसमें रोजगार में एक तरह से कमी हुई है। लोग अपने रोजगार से हट गए हैं, इस कारण से उनकी जो आय है उस पर भी एक तरह से संकट आ गया है। लोगों का जो प्रवास हुआ है ग्रामीण क्षेत्र में, तो कृषि पर जो पहले ही समस्या से ग्रसित था, वो और ज्यादा समस्याओं से एक तरह से जूझ रहा है। तो ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर लोगों में भुखमरी और खाद्य सुरक्षा की भावना एक तरह से और बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं सरकार को प्रयास करने होंगे कि जो भी खपत के आंकड़े हैं जो एनएसएसओ जारी करता है, उसको जल्दी जारी किए जाएं, जिससे कि अनुमान लगाया जा सके कि कौन लोग खाद्य सुरक्षा से प्रभावित हैं, जिससे उसको दूर करने के लिए उपाय भी आसानी से किए जा सकें। तो खाद्य सुरक्षा के लिए अगर हम सामान्य रूप में देखें तो प्रमुख कारक के रूप में यही है कि कृषि क्षेत्र की समस्या, निवेश का आकर्षित ना होना और रोजगार में एक तरह से कमी होना। और वर्तमान स्थिति में देखें तो आर्थिक क्रियाओं में और ज्यादा कमी हो गई है, तो ये रोजगार को और ज्यादा कम कर रहा है, ये खाद्य सुरक्षा को बढ़ा रहा है। तो भविष्य में उपाय क्या हो सकते हैं? तो भविष्य में जो उपाय की बात करें तो कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र में सुधार करना। आप बता सकते हैं कि भारत सरकार की तरफ से जो 3 ऑर्डिनेंस लाए गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की जा रही है, या सरकार के द्वारा जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है वो हटाया जा रहा है, तो इससे कृषि उत्पादों का भंडारण किया जा सकेगा। और साथ साथ सरकार की तरफ से कोशिश है कि जो कृषि मंडियों हैं, साथ साथ सरकार की कोशिश है जो कृषि बाजार है उनमें सुधार किए जाएं। तो कृषि बाजार को और ज्यादा विस्तारित करने के लिए, क्योंकि कृषि में समस्या प्रमुख रूप से ये है कि उत्पादन बाजार तक नहीं पहुंचता और जो कृषि में लगे लोग हैं उनको अच्छी आमदनी नहीं होती। तो सरकार ने कृषि में सुधार के लिए उपाय किए हैं, ये भविष्य में इसका प्रभाव दिखेगा। इसी के साथ निवेश आकर्षित करने के लिए स्थितियों को और ज्यादा अनुकूल करने की आवश्यकता है। चीन में जो समस्याएं दिख रही हैं और चीन का वैश्विक स्तर पर एक जो निगलेक्ट किया जा रहा है, उसका लाभ हम ले सकते हैं और अपने यहाँ निवेश को आकर्षित करने के लिए चीन की तुलना में कई तरह के हम सुधार कर सकते हैं या छूट दे सकते हैं उद्योग को। तो इससे भी हमारे यहाँ निवेश आएगा, संसाधन एक तरह से उनका दोहन होगा और रोजगार उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। रोजगार का मतलब आय का साधन बढ़ना, आय का साधन बढ़ना मतलब खाद्य असुरक्षा को दूर करने के लिए एक बड़ा कदम। तो ये एक तरीका हो सकता है भविष्य में, जिसके माध्यम से खाद्य सुरक्षा को लेकर सरकार के द्वारा प्रयास किए जा सकते हैं। इसी हमारी चर्चा के आधार पर एक मेंस का क्वेश्चन आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। भारत में खाद्य असुरक्षा के प्रमुख कारण बताते हुए इसे दूर करने के लिए प्रमुख उपायों को भी बताएं। तो असुरक्षा के हमने जो कारण गिनाए उन्हें आप बता सकते हैं, कृषि क्षेत्र में है, निवेश में है, उसके साथ संसाधन का उपयोग नहीं हो रहा है, तो रोजगार सृजन नहीं हो रहा है, आमदनी घट रही है, खाद्य सुरक्षा बढ़ रही है। और दूर करने के उपाय कृषि में जो सरकार की तरफ से सुधार किए गए हैं जो हमने अभी डिस्कस किए वो आप बता सकते हैं। निवेश के लिए सरकार क्या क्या कर सकती है, टैक्स में छूट देना, एफडीआई निवेश के लिए और ज्यादा स्थितियों को अनुकूल बनाना।
राज्यों के स्तर पर आर्थिक सुधारों को और तेजी से लागू करना, भूमि सुधार को आप बता सकते हैं, ये भी निवेश को आकर्षित कर सकता है। तो ये कुछ उपाय हैं जो हमारे संसाधनों के अच्छे उपयोग को एक तरह से सुनिश्चित करेंगे और रोजगार की उपलब्धता को बढ़ाएंगे। तो उसके आधार पर खाद्य असुरक्षा को दूर करने की संभावनाएं बन सकती हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि कंजम्पशन या खपत के जो आंकड़े हैं जो एनएसएसओ जारी करता है उसको रेगुलर किया जाए, यानी नियमित जारी किया जाए, क्योंकि अगर हम पता लगा सकें कि कौन खाद्य असुरक्षित है तो हम टारगेट कर सकते हैं और टारगेटेड स्कीम अगर बनाएंगे तो खाद्य असुरक्षा को दूर करना आसान होगा और हम जो हमारे सतत विकास लक्ष्य में जो दूसरा लक्ष्य है यानी भुखमरी और खाद्य असुरक्षा को दूर करना, इसको 2030 तक प्राप्त करने में सफल होंगे। ये लास्ट में हम निष्कर्ष के रूप में पॉइंट दे सकते हैं। आगे हमारे प्रीलिम्स के कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हम देखते हैं। तो पहला हम देखें तो कृष्णा नदी का जो जलस्तर है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है और इस कारण से आंध्र प्रदेश के जो बड़े क्षेत्र हैं उनमें बाढ़ की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। तो इसी कड़ी में कृष्णा नदी के संबंध में हमने प्री का एक यहाँ पर क्वेश्चन लिया है। आप सभी जानते हैं कृष्णा का जो उद्गम है वो प्रमुख रूप से महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के क्षेत्र से होता है। तो पहला अगर हम पॉइंट देखें तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो कृष्णा नदी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से होता है, सही स्टेटमेंट है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश के क्षेत्र से प्रभावित होती है, सही है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश के क्षेत्र से प्रभावित होती है, सही है। घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तुंगभद्रा कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये चारों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर है आपका डी। एक नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं तो साइटिंग सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, मद्रास हाई कोर्ट ऑर्डर्स एनहेंस्ड पेंशन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और साथ में एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस और ईपीएफ, इनके संबंध में एक तरह से हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। और ध्यान रखें कि भारत में ईपीएफ और जो ईपीएस के नियम कानून हैं उनको हम पहले देखते हैं, फिर यहाँ पर जो एक तरह से जजमेंट दिया गया उसको यहाँ पर कोट करेंगे। अगर हम ईपीएफ की बात करें यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952, तो यहां पर नियम यह है कि अगर आपकी जो सैलरी है वो 15,000 रुपए मासिक या उससे कम है, यानी बेसिक जो सैलरी है और जो महंगाई भत्ता है जिसको हम डीए बोलते हैं, इसको मिलाकर अगर आप महीने में 15,000 रुपए या उससे कम पाते हैं तो आपको ईपीएफ में रजिस्टर होना आवश्यक है। यानी ऐसी कोई कंपनी है जहां पर वो अपने कर्मचारियों को 15,000 रुपए की सैलरी और महंगाई मिलाकर दे रहे हैं तो उन्हें ईपीएफ में उनको रजिस्टर करना आवश्यक है। इसी के साथ साथ ये भी है कि अगर 20 या उससे अधिक कर्मचारी किसी संगठन या किसी कंपनी में है तो वहां पर भी ईपीएफ में एक तरह से रजिस्ट्रेशन कर्मचारियों का होना आवश्यक है। अगर 20 से कम है तो स्वैच्छिक हो जाता है, यानी वॉलंटरी हो जाएगा। यानी मान लीजिए अगर 40 कर्मचारी हैं तो सभी कर्मचारियों का ईपीएफ में खाता होना आवश्यक है, लेकिन अगर 18 कर्मचारी हैं तो ये वॉलंटरी है, ईपीएफ में खाता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ध्यान रखें आवश्यक उन्हीं के लिए है जिनकी सैलरी 15,000 रुपए या उससे कम है मासिक, बेसिक और डीए महंगाई भत्ता मिलाकर, डियरनेस अलाउंस, जिनकी सैलरी मासिक रूप में 15,000 रुपए से अधिक है उनके लिए एक तरह से ये मैंडेटरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। यानी वो यहाँ पर कंपलसरी नहीं है कि उसमें शामिल हो, लेकिन क्योंकि इसमें टैक्स छूट मिलती है और सरकार की स्कीम है तो कहीं ना कहीं सुरक्षित माना जाता है। तो ईपीएफ में कोई भी सदस्य बन सकता है, तो उनके लिए स्वैच्छिक है, एक तरह से उनके ऊपर कोई कंपल्सन नहीं है कि ज्वाइन करना ही करना है, तो अनिवार्यता नहीं है, स्वैच्छिक उनके लिए होता है। 15,000 या उससे कम है तो अनिवार्य है, 15,000 से ऊपर है तो स्वैच्छिक। एक दूसरी स्कीम देखें एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995, इसके लिए अगर हम देखें तो जो ईपीएफ के लोग हैं वो एक तरह से इस स्कीम में आ सकते हैं। तो जो इस पेंशन स्कीम का लाभ उठाते हैं वो ईपीएफ में एक तरह से शामिल होना आवश्यक है। यानी अगर आप ईपीएफ में ज्वाइन नहीं है तो आप एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो अगर आप एम्प्लॉय पेंशन स्कीम जो ईपीएफओ के द्वारा संचालित होती है उसमें शामिल होना चाहते हैं तो योग्यताएं क्या क्या हैं। पहला कि ईपीएफओ का सदस्य होना आवश्यक है, यानी आप एक इनडायरेक्टली एक स्टेटमेंट को समझें कि अगर आपकी सैलरी 15,000 या उससे कम मासिक है तो आप ईपीएफओ के साथ साथ इस पेंशन स्कीम में भी शामिल हो सकते हैं। 15,000 से ऊपर है तो आप ईपीएफओ में सदस्य नहीं है तो आप एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में भी शामिल नहीं है। तो एक तरह से ईपीएफओ की सदस्यता आपके लिए आवश्यक है अगर आप इस पेंशन स्कीम में आना चाहते हैं। और 10 साल आपको कम से कम सेवा एक तरह से पूरी करनी होती है, एक कंपनी में नहीं, मल्टीपल कंपनीज की बात करें तो 10 साल का सेवा काल आपका होना चाहिए। आप चाहें तो 50 वर्ष की आयु से कम दर पर
यानी आप चाहें तो 50 वर्ष से कम आयु में भी आप इस पेंशन स्कीम में से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको जो ब्याज दर इस पर मिलती है वो कम मिलती है। तो आपको सहूलियत मिलती है लेकिन इंटरेस्ट कम मिलेगा। और अगर 58 साल में मान लीजिए आपने पेंशन स्कीम में पूरा पैसा समय से दिया है, तो 2 साल अगर आप अपना पेंशन प्राप्त नहीं करते हैं तो 2 साल यानी 60 साल के बाद आपको जो पेंशन मिलती है उसमें 4% अतिरिक्त एक तरह से आपको बोनस के रूप में मिलता है पेंशन में। तो बढ़कर आपको पेंशन मिलती है अगर 58 साल के बाद 2 साल आपने रुककर अपनी पेंशन इस योजना से प्राप्त करी है। तो ये कुछ पात्रता या शर्तें हैं अगर आप इस पेंशन योजना में शामिल होना चाहते हैं। अब अगर देखें तो भारत सरकार के द्वारा 2014 में इसमें कुछ परिवर्तन किए गए। यानी अगर आप ईपीएफ योजना में शामिल हैं और 1 सितंबर 2014 के बाद इसमें शामिल हो रहे हैं, यहां पर सरकार के द्वारा कहा गया है कि अगर आप ईपीएफ योजना में 1 सितंबर 2014 के बाद शामिल हो रहे हैं तो आप पेंशन योजना में शामिल नहीं हो सकते हैं अगर आपकी मासिक जो वेतन है वो 15,000 रुपए से अधिक है। ये आंकड़ा पहले आपका हुआ करता था 6500 रुपए, तो इसको बढ़ाकर किया गया कितना, 15,000 रुपए। तो 6500 से बढ़ाकर 15,000 रुपए किया गया है। अब इसका कारण यह था कि ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में लोगों को ईपीएस में शामिल किया जाए। अब ये कारण क्या है, कारण ये है कि 22 अगस्त 2014 को भारत सरकार ने अधिसूचना के माध्यम से ईपीएफ और ईपीएस यानी पेंशन फंड और पेंशन स्कीम योजनाओं में कुछ संशोधन किए और ये 1 सितंबर 2014 से लागू हो गए थे। तो इसमें 2 प्रमुख बदलाव किए गए जैसा हमने भी डिस्कस किया। पहला, अगर आप देखें, मासिक वेतन सीमा जिसके लिए पीएफ योजना में शामिल होना अनिवार्य था वो 6500 रुपए पहले था, उसको 15,000 रुपए किया गया। तो अभी हमने पीछे जो 15,000 डिस्कस किया है ये 2014 से हुआ है, पहले हुआ करता था कितना, 6500। और दूसरा, अगर आप देखें, व्यक्तियों को पेंशन योजना में शामिल होने से रोक दिया गया था यदि मासिक वेतन योजना में शामिल होने के समय 15,000 रुपए से अधिक है। तो 15,000 से कम अगर आपका एक तरह से है या 15,000 है तो आप ईपीएफओ में भी जा सकते हैं और पेंशन योजना भी ले सकते हैं। लेकिन 15,000 से ऊपर है तो स्वैच्छिक रूप में आप ईपीएफ में जा सकते हैं लेकिन पेंशन योजना में आप शामिल नहीं हो सकते हैं। तो ये पहले 65 से हुआ करता था, अब ये 15,000 एक तरह से कर दिया गया है। तो 6,500 से बढ़ाकर इसको 15,000 किया गया है और ये 1 सितंबर 2014 से लागू है। आरसी गुप्ता का जो जजमेंट है उसमें जो कट ऑफ डेट का सिद्धांत है उसको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि आप 1 सितंबर 2014 की जो लिमिट बना रहे हैं उसको एक तरह से नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया है कि जो 6500 की लिमिट है उसको बढ़ाकर कर दिया गया मंथली सैलरी कितना, 15,000 पर। तो ये लिमिट आपने जो कट ऑफ डेट दिया वो स्वीकार नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आरसी गुप्ता केस में जजमेंट में कहा है कि अगर कोई लाभ देने वाली स्कीम है तो उसमें एक तरह से अगर आप कोई कट ऑफ डेट बनाते हैं तो इससे लाभ लोगों को नहीं पहुंच पाता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ पर जो मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच है उसने एक जो भी वादी है जिन्होंने अपना केस फाइल किया था उनको एक तरह से सहूलियत दी है कि वो जो बढ़ी हुई उनकी सैलरी का पार्ट है उसके आधार पर उनको एक तरह से पेंशन प्रदान की जाएगी। अगर हम यहां पर एक तरह से बात करें तो जो 6500 से ज्यादा है और 15,000 से कम है तो पहले की सीमा में वो नहीं आते, लेकिन 15,000 की जो सरकार ने लिमिट बढ़ा दी है तो अगर मान लीजिए 6500 से ऊपर कोई 7,000 या 8,000 या 11,000 12,000 है तो वो उसमें आ जाता है। तो जो केस यहाँ पर है उनका कहना है कि उनकी क्योंकि 6500 से ज्यादा लेकिन 15,000 से कम है तो वो उस लिमिट में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो 2016 का था वो इसको अलाउड करता है, क्योंकि वो कट ऑफ डेट को एक तरह से नहीं मानता है अगर इस तरह की लाभ की योजनाओं की हम बात करें ईपीएफ और ईपीएस में। तो कट ऑफ डेट को नहीं माना गया है और उसी जजमेंट को एक तरह से आधार बनाते हुए यहां पर मदुरई बेंच ने भी अपना निर्णय दिया है। तो इसी कड़ी में हमारा ईपीएफ और ईपीएस के संबंध में एक प्री का क्वेश्चन आप देखें। पहला देखें पॉइंट, निम्न कथनों पर विचार करें, ईपीएफ में भाग लेना कर्मचारी के लिए आवश्यक यदि मासिक वेतन रुपए 15,000 या उससे कम है। 15,000 से ऊपर है तो वॉलंटरी है, 15,000 या उससे कम है मासिक में तो ये आवश्यक हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, ईपीएस योजना में भाग लेने के लिए ईपीएफ में भाग लेना आवश्यक है, हमने पहली कंडीशन ही देखा था। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर है आपका सी। नेक्स्ट हम इस पर आते हैं। तो ये मध्य प्रदेश के बालाघाट क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा जंगली क्षेत्रों को सुरक्षित करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसी पर एक तरह से हमने आपका एक प्री का क्वेश्चन लिया है। बालाघाट का इलाका आप ध्यान रखें, मध्य प्रदेश का एक तरह से दक्षिणी पूर्वी आप भाग कह सकते हैं। तो ये आपका बालाघाट का क्षेत्र है। तो बालाघाट और मांडला के इलाके को मिला दें तो यहां पर कान्हा टाइगर रिजर्व प्रमुख रूप से है,
जो बाघ की प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रमुख रूप से कार्य करता है। तो इसी बालाघाट क्षेत्र के संबंध में हमारा प्री का क्वेश्चन है। बालाघाट में आप ध्यान रखें कि मलज खंड का इलाका पड़ता है, और इस मलज खंड की अगर हम बात करें तो भारत में तांबे के भंडार के एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में इसको जाना जाता है। तो मलज खंड भारत में कॉपर या तांबे के प्रमुख भंडार के रूप में भी जाना जाता है बालाघाट के क्षेत्र में। तो इन दोनों पर आधारित हमने एक प्री का क्वेश्चन यहां पर आपको ले दिया है। निम्न कथनों पर विचार करें। कान्हा टाइगर रिजर्व केवल मध्य प्रदेश के बालाघाट क्षेत्र में है। तो देखिए गलत है, ये बालाघाट के साथ साथ आप ध्यान रखें जो मांडला का इलाका है उसमें भी फैला हुआ है, केवल बालाघाट के क्षेत्र में नहीं है। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में प्रमुख टाइगर रिजर्व में एक तरह से है। दूसरा, मलजखंड तांबे का भंडार के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र दक्षिणी मध्य प्रदेश में स्थित है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत। तो आंसर है आपका बी। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। सेंटर सेट्स अप काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर। देखिए ट्रांसजेंडर के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन बनाने की घोषणा की गई है। और इस कड़ी में अगर हम देखें तो ये जो घोषणा है ये ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण अधिनियम 2009 के द्वारा सरकार को शक्ति दी गई थी कि इस तरह की कमेटी बनाई जाए। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह था कि जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उनकी भागीदारी ट्रांसजेंडर्स के विकास में एक तरह से ली जाए, और नीतियां, कार्यक्रम और कानून और परियोजनाओं को बनाया जाए जिससे ट्रांसजेंडर्स को लाभ हो सके। इस अधिनियम के माध्यम से कहा गया है कि जो परिषद है वो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीति, कार्यक्रम, कानून और परियोजनाओं का निर्माण कर केंद्र को सलाह देगा। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की समानता और पूर्ण भागीदारी प्राप्त करने के लिए कोई भी नीति अगर डिजाइन की गई है, कार्यक्रम का प्रभाव क्या है, उसकी निगरानी और मूल्यांकन करना भी इस परिषद का काम होगा। तो ये नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर है, राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद। परिषद में अगर आप देखें तो ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग होंगे, 5 राज्यों से होंगे, और 10 अलग अलग सरकार के जो केंद्रीय विभाग हैं, केंद्रीय सेंट्रल डिपार्टमेंट है, वहां से एक तरह से लोग होंगे। भारत सरकार के जो भी सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के मंत्री होंगे कैबिनेट स्तर के, वो इसके चेयरपर्सन होंगे। और जो भी इसमें एक तरह से जूनियर यानी राज्य मंत्री होंगे वो उसमें एक तरह से वाइस चेयरमैन या उप चेयरपर्सन की स्थिति में होंगे। तो चेयरपर्सन ध्यान रखें, सामाजिक न्याय से संबंधित सोशल जस्टिस जो मिनिस्टर होगा, कैबिनेट रैंक का, वो इसका अध्यक्ष होगा। इसके अलावा आप देखें तो राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें रोटेशन के आधार पर सदस्यता दी जाएगी, क्योंकि देखिए 5 राज्यों को यहां पर लिया गया है। तो अगर आप देखें तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और नॉर्थ ईस्ट, तो ये 5 क्षेत्र हो गए। तो 5 क्षेत्रों से ट्रांसजेंडर को भी लिया जाएगा, यानी 5 ट्रांसजेंडर समुदाय से जो व्यक्ति आएंगे उसमें से एक उत्तर से, एक दक्षिण से, एक पूर्व से, एक पश्चिम से और एक उत्तर पूर्वी राज्यों से आएगा। इसी के साथ साथ देखें जब राज्यों की बात होगी तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और उत्तर पूर्व जो राज्य हैं वहां से एक एक प्रतिनिधि लिए जाएंगे। तो 5 सामुदायिक प्रतिनिधि इन 5 क्षेत्रों से आएंगे, 5 इन क्षेत्र के जो राज्य वहां से आएंगे, और 10 केंद्रीय अलग अलग जो मंत्रालय उनके प्रतिनिधि होंगे। अध्यक्ष जो भी सामाजिक न्याय मंत्री होगा, उपाध्यक्ष जो राज्य मंत्री होंगे सामाजिक न्याय के, वो होंगे। ये एक तरह से इसका संगठन है। इसी आधार पर प्री का क्वेश्चन आप देखें। राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद का गठन ट्रांसजेंडर के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए किया गया। पहला सही स्टेटमेंट है। इसका अध्यक्ष देश के सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री होंगे। सही स्टेटमेंट है। दूसरा, इस परिषद का गठन ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 के द्वारा किया गया। देखिए इसी एक्ट के द्वारा सरकार को एक कह सकते हैं आदेश दिया गया था कि इस तरह की परिषद का सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर गठन किया जाए। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर आपका डी। लास्ट आर्टिकल पर आते हैं तो एक्ट्रेस स्वरा भास्कर के द्वारा जो ट्वीट किए गए, कुछ बयान दिए गए थे, उसके आधार पर एक तरह से एक अपील की गई कि उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाया जाए। लेकिन इसके लिए भारत के जो अटॉर्नी जनरल है, महान्यायवादी के वेणुगोपाल, उन्होंने एक तरह से मना कर दिया है, क्योंकि उनका यह कहना है कि जो भी इस तरह के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होते हैं वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के द्वारा होते हैं। और इस कानून के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक रूल बना रखा है जिसको रूल्स फॉर कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट 1975 कहा जाता है। तो न्यायालय की अवमानना के संबंधित जो भी नियम कानून है वो 1975 के लिए बने हैं, जब सुप्रीम कोर्ट की अगर
अवमानना का कोई केस जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के किसी भी निर्णय के खिलाफ या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ कोई बयान दिया जाता है, जैसा आप देखें प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना का केस सिद्ध किया गया है, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ बात कही थी। तो यहां पर जब न्यायालय की अवमानना की बात होती है तो ध्यान रखें स्वतः संज्ञान ले सकता है कोई भी न्यायालय, सुयो मोटो जा सकता है, यानी किसी को केस फाइल करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर हम देखें तो भारत के अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल उनके द्वारा अगर कोई याचिका दी जाती है तो उसके आधार पर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय के अवमानना का केस चल सकता है। और किसी व्यक्ति की अगर कोई याचिका है और उसको अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के द्वारा लिखित रूप में सहमति दी गई है, कारण वो आपराधिक अवमानना का मामला है, तो ऐसी स्थिति में भी अवमानना का केस चल सकता है। आप ध्यान रखें, अवमानना का केस आपराधिक और दीवानी यानी सिविल और क्रिमिनल दोनों हो सकता है। तो अगर क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है यानी आपराधिक न्यायालय की अवमानना का केस है, तो उसकी स्थिति में अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल की मंजूरी एक तरह से आवश्यक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुयो मोटो भी अपने केसेस को ले सकता है। तो यहां पर आप देखें, इसीलिए अटॉर्नी जनरल की जो मंजूरी है उसकी बात यहां पर की गई है। जैसा कि आर्टिकल में भी कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल ने स्वरा भास्कर के खिलाफ न्यायालय की अवमानना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाने से मना कर दिया है। तो ध्यान रखिए, सुयो मोटो सुप्रीम कोर्ट ले सकता है, और अगर कोई आपराधिक मान लीजिए अवमानना का मामला है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तो अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल उनकी लिखित अनुमति अगर है तो केस बन सकता है। और इसी के साथ साथ अगर अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल उनके द्वारा स्वयं केस आगे बढ़ाया गया है, तब भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना का केस आगे जा सकता है। इसी आधार पर प्री का एक क्वेश्चन आप देखें, न्यायालय की अवमानना के आपराधिक मामलों में अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की मंजूरी आवश्यक है। तो यहां पर आपराधिक मामले की बात है, तो ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा, न्यायालय स्वतः संज्ञान यानी सुयो मोटो लेते हुए न्यायालय की अवमानना का केस प्रारंभ कर सकता है, सही स्टेटमेंट है। पहला पॉइंट हमने अभी देखा था, तो दोनों यहां पर सही है, तो आंसर है आपका सी। ये हमारा 24 अगस्त 2020 का समाचार विश्लेषण था। आने वाले समय में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से प्रस्तुत करते रहेंगे। जो हमने आपको प्री और मेंस के क्वेश्चन दिए हैं उनकी आप प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।